हाँ तो प्यारे से बच्चों, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर ली थी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी और हमने बोला था यार इस बार की क्लास में एडिशनल के भी कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा एडिशनल का पहला क्वेश्चन 5.24। ठीक है, हाँ एडिशनल में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा से सीखने पड़ेंगे, जैसे कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, मैंने क्लास में बताया है, थोड़ा सा वो आपको रिकॉल करने ही पड़ेंगे, तब जाके यार एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ा सा बनेंगे। ओके, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होगी। यार एडिशनल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो हाई जरूर होगा, लेकिन मेरा काम है आपके क्वेश्चन को एकदम आसान बनाना। ठीक है, तो चलिए 5.24 में बोल क्या रहा है सर क्वेश्चन में कि चित्र 5.17 में इसका डायग्राम नीचे दिया होगा। ठीक है, हाँ 5.17 में 0.04 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है ना, स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। इस है ना, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। और बोल रहा है सर कि पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमांकित आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है और प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है। ठीक है, बोल रहा है सर यहाँ पे कि भौतिक संदर्भ को कुछ एग्जाम्पल दीजिए, मतलब ग्राफ में क्या हो रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है। तो कुछ चीजें हम लोगों ने ग्राफ वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करेंगे और यार आंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है मेरे लाल कि कोई पिंड के प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है, मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही होगी ग्राफ में। सर आइए ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ को देखते हैं। ये दिया है भाई साहब ग्राफ, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ठीक, तो ग्राफ कुछ जाना पहचाना कुछ इस प्रकार लग रहा है कि आपको सर ये टाइम ग्राफ दिया है और इधर स्थिति ग्राफ दिया है सर, ये सेंटीमीटर में है ना, इधर टाइम दिया है और इधर क्या दिया है सर, स्थिति ग्राफ दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये किसमें दिया, टाइम सेकेंड में दिया है। अगर हम जनरली इस ग्राफ के बारे में देखें है ना, आइए जनरली हम इस ग्राफ के बारे देखते हैं सर यहाँ पे। तो आपको यार 0 से 2 तक की बात पहले करो है ना, 0 से 2 तक की बात करो तो आप देख रहे हैं कि 0 से 2 तक बॉडी क्या है, इसका जो चाल है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई स्थिति है ना, समय के साथ साथ आप देख रहे हो पहले यहाँ टाइम था तो ये बढ़ा, मतलब यहाँ तक ये यूनिफॉर्म है ना। अगर यहाँ पे जर्नली हम बात करें सर यहाँ तक कितना है, ये यूनिफॉर्म है। बोलो इतनी सी बात क्या सभी प्यारे बच्चों क्लियर है। मतलब अगर हम इसका कुछ नामकरण देना चाहें सर, ये ए है और ये बी है ना, तो अगर हम ए से बी तक की बात बोलते हैं तो सर एक सरल रेखा है, क्या है, ए से बी तक की बात करते हैं तो ग्राफ में सर आपको एक क्या दिख रहा है, सरल रेखा दिख रहा है। लेकिन जैसे 2 से 4 तक की बात करते हैं ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 तक की बात है ना, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक इसका चाल बढ़ रहा था, लेकिन 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक में क्या हो रहा था, घट रहा था। और फिर आप देखेंगे सर 4 से 6 को देख लो है ना, 4 से 6 को देख लो कि यहाँ पे 4 से 6 में देख लो सर 2 सेकेंड तक बढ़ा, फिर 6 से 8 में फिर घटा। तो जाहिर सी बात है सर जो अंतराल है वो 0 से 2 सेकेंड में है ना, जो अंतराल है 0 से 2 सेकेंड में वस्तु की गति है ना, वस्तु की गति क्या है, वस्तु की गति रिपीट हो रही है ना, वस्तु की गति क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं सर 0 से 2 तक बढ़ा, फिर 2 से 4 तक घटा, फिर 4 से 6 तक बढ़ा, तो फिर 4 से 6 से 8 तक घटा, फिर 8 से 10 तक बढ़ा, फिर घटा। तो जाहिर सी बात है ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे आप एक बॉल फेंको है ना, जैसे आप एक बॉल फेंको और बॉल फर्श से बार बार टकरा के ऊपर नीचे कर रही है, क्या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई बॉल हमने फेंका फर्श में, चिकने फर्श पे फेंका और वो टकरा के बार बार आगे पीछे कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं वही है कि पहले बढ़ रहा था, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। ठीक है, अब भाई साहब अपने को आवेग पूछा था, क्या पूछा था, आवेग पूछा है क्वेश्चन में सर। तो आवेग बराबर अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट था, आवेग बराबर होता है बेटा संवेग परिवर्तन। क्या होता है, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, क्या, संवेग परिवर्तन है ना। और संवेग परिवर्तन सर कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि v फाइनल माइनस v इनिशियल कर देंगे सर, आपको आंसर आ जाएगा। संवेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे mv माइनस mv डैश कर देंगे तो ये आपका संवेग में अंतर आ जाएगा। भाई यहाँ पे p इनिशियल माइनस p फाइनल। ठीक, अब देख रहे हैं सबसे पहली बात यार है ना, सबसे पहली बात तो द्रव्यमान तो दिया था, कितना दिया द्रव्यमान, 0.04 kg साइज दिया है ना,
द्रव्यमान तो यहाँ पे दिया था 0.04 kg क्वेश्चन में ही, आप देख लो थोड़ा सा पीछे करके कि कितना दिया द्रव्यमान, 0.04 kg दिया। लेकिन अगर वेलोसिटी मिल जाए तो यार आंसर मिल जाएगा, है ना। अगर वेलोसिटी मिल जाए तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं सर 2 से, है ना, 2 से 4 के बीच, मतलब 2 सेकेंड तक देखते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे कि v बराबर विस्थापन बटे समय, यही आएगा भाई सब, 2 - 0। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा सर, ये 2/2 मतलब 1, मतलब 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, अगर हम 2 से 4 में देखें सर, है ना, 2 से 4 में देखें, 2 - 4, 4 - 2 इतनी ही वैल्यू आएगी सर, -10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड आएगी। मतलब v डैश अपने को ये मिल गया और v अपने को ये मिल गया। तो आवेग का परिमाण निकालने के लिए क्या हमको किसी प्रकार की दिक्कत होगी भाई, रख देंगे 0.04 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पे माइनस लगेगा, ऑलरेडी माइनस में है। तो 0.04 इंटू 10⁻⁻2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10⁻⁻2 कॉमन ले लें, 0.08, है ना। तो आंसर क्या हो गया सर, 0.08 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपके रहा बेटा पहले क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर, ये आवेग आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे सर, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एडिशनल नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आएगा बहुत। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है 5.25, है ना। 5.25 में क्या बोल रहा है कि चित्र में दिया है कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर खड़ा है ना। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है सर, 0.2 है। तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है ना। मान लो भाई साहब, है ना, मान लेता हूं मैं इधर गति कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक रखा है ना, तभी मैं स्थिर रह पाऊंगा। मतलब जो स्थिर रखने की कंडीशन है सर, यहाँ पे जो स्थिर रखने की कंडीशन है वो घर्षण बल किसके बराबर होगा, μs r के बराबर होता है। बोलो, जो स्थिर रखने की कंडीशन है वो घर्षण बल का काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या हो जाएगा, ma डैश हो जाएगा μs r की जगह mg। तो a डैश बराबर कितना हो जाएगा, μs g। मतलब ये जो अपने को त्वरण की बात कर रहा था, है ना, ये जो अपने को त्वरण की बात कर रहा था कि किस त्वरण तक, मान लेंगे कि a त्वरण तक, है ना, मान लेंगे कि सर a त्वरण तक गुटका स्थिर रहेगा, मान लेंगे a त्वरण तक गुटका नहीं, ये जो व्यक्ति है इस पट्टे के त्वरण के सापेक्ष स्थिर रहेगा। तो पट्टे के कितने त्वरण तक, मान लेंगे a डैश त्वरण तक क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा, है ना। यही बोल रहा है ना, पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। तो ये बात समझ में आई सर, है ना। तो फार्मूला a डैश μs आपको दिया है कि इसके जूते और पट्टे के बीच में घर्षण गुणांक कितना दिया है, 0.2 दिया है। ये भी बात दिया, लेकिन पहले क्या पूछ रहा है, दूसरा का तो आंसर मेरे पास है सर, पहला क्या पूछ रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील ये क्षैतिज पट्टे पे गतिशील है ना। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है, मतलब नेट बल F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। m दिया है 65, ये दिया है कितना, 65 न्यूटन सर नेट बल काम करेगा। क्या काम करेगा, 65 न्यूटन बल काम करेगा। और ये बल किधर होगा, पट्टे के गति के विपरीत दिशा में होगा। किधर होगा, पट्टे के गति के विपरीत दिशा में होगा। यहाँ पे लिख लेंगे सर, ये बल जो है नेट बल वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा, है ना, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो कितने न्यूटन का बल काम किया सर, 65 न्यूटन का। कितना, 65 न्यूटन का बल काम किया और आपका पहला आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा था सर दूसरे में, तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह जाएगा। भाई स्थिर रहने की कंडीशन क्या है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन
फ्रिक्शन लग जाए और वो अपने को रोक ले, है ना। मान लिया कि सर ए त्वरण तक लगेगा तो F बराबर होगा सर म्यू एस आर, F बराबर एम ए डैश मान लो म्यू एस एम जी हो जाएगा, M से M ये कैंसिल हो गया, A डैश बराबर म्यू एस जी 0.2 और ये 9.8 98 1.96 है ना, कितना आएगा 1.96 है ना, कितना आ गया भाई साहब 1.96, बिल्कुल सही आंसर है 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस त्वरण तक गुटका ये व्यक्ति क्या रहेगा, पट्टे के सापेक्ष स्थिर रहेगा भाई साहब, है ना। जल्दी नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 5.26 एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 5.26। आइए भाई साहब, मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग को थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा सा चकराएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एम सन्हति के पत्थर को, है ना, एम सन्हति के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के, लग रहा है नींद आ रही है ना, कोई बात नहीं, आर त्रिज्या के फुल ऑफ एनर्जी से क्लास चलेगी, ठीक, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक। आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में नेट बल क्या है ना। ऊर्ध्वाधरता अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब है ना, आपको वहां पे समझाया था, क्वेश्चन आया था ऊपर और नीचे की ओर, है ना। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, यहाँ पे अधोमुखी उच्चतम बिंदु पर 4 ऑप्शन भी दिए क्वेश्चन में। पहला क्या दिया सर mg माइनस T1, दूसरा दिया है mg प्लस T2, तीसरा दिया है mg प्लस T1 और इधर दिया है mg माइनस T2, है ना। ठीक है भाई साहब, चलिए आइए देखते हैं। एम सन्हति के पत्थर को डोरी के सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, यही बोला ना। तो सबसे पहला काम भाई, आओ देखते हैं। सबसे पहला काम, मान लो आर त्रिज्या का एक वृत्त है ना, मान लेते हैं दिस इज द सर्किल हुज रेडियस इज आर, है ना। आर त्रिज्या का साहब एक सर्किल है यहाँ पे, ठीक। आर त्रिज्या का एक क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। और आर त्रिज्या का जब एक ये वृत्त है और इसको किस में घुमाया जा रहा है, क्षैतिज मतलब ऊर्ध्वाधर वृत्त में। ऊर्ध्वाधर वृत्त का मतलब ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक। तो आपको बोल क्या रहा है कि उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर, है ना। इसका निम्नतम बिंदु सर कहाँ होगा, ये होगा, और उच्चतम बिंदु सर कहाँ होगा, ये होगा, है ना। जाहिर सी बात है, उच्चतम बिंदु कहाँ होगा, ये होगा, और निम्नतम बिंदु कहाँ होगा, ये होगा। इसको नाम दे दो सर ए और इसको नाम दे दो सर बी, है ना। ए पर देखते हैं, चलो बिंदु ए पर, और बिंदु ए क्या है सर, निम्नतम बिंदु। बिंदु ए क्या है सर, निम्नतम बिंदु, ठीक है। बिंदु ए क्या है सर, निम्नतम बिंदु है, और यहाँ पे डोरी बंधी हुई है सर, है ना, डोरी बंधी हुई है। और आपको पता है जब डोरी से बांध के घुमाओगे तो अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा, तनाव से मिलेगा सर। सेंटर की तरफ टी काम करेगा, और इसका जो द्रव्यमान है mg, क्या है सर, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है mg, वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ मैं इसको T1 मान ले रहा हूँ सर, क्या मान लूँ, T1 मान लूँ। और जब ये वृत्त यहाँ गया T2, भाई सेंटर की तरफ T2 भी काम करेगा, और भाई साहब इधर क्या काम करेगा, mg काम करेगा। बोलो भाई, इसका जो भार है नीचे की तरफ और इसका भार नीचे की तरफ हो गया। और यहाँ पे बिंदु B पर अगर हम बात करें, पहले बिंदु B पर बात करें, बिंदु B पर और एक तरफ बिंदु A पर, आप देख रहे हैं सर T2 प्लस mg, मतलब दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हैं। तो ये जो FL आएगा ये सर T2 प्लस mg के बराबर होगा, मतलब FC सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, T2 प्लस mg के बराबर होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं सर, है ना, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, यहाँ पे देखो, है ना, ये आपका भार इधर है नीचे, तो यहाँ पे देखो mg माइनस T1, भाई तनाव बल ऊपर की तरफ लग रहा है, बोलो तनाव बल विपरीत दिशा में लग रहा है, mg नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक बल ये आ गया। अब आपसे पूछा था कौन सा विकल्प सही है ना, कौन सा विकल्प सही है, तो 4 ऑप्शन को खोजो भाई साहब। पहला देखो mg माइनस T1 लिखा है और mg प्लस T2, है ना।
निम्नतम बिंदु पर सर mg माइनस T1 है और उच्चतम बिंदु पर mg प्लस T1। मेरे को लग रहा है यही पहला ही आंसर आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे सर mg माइनस T2 कहाँ पे आया, निम्नतम बिंदु पर। mg माइनस T1 ना, सॉरी T2 बोल दिया, mg माइनस T1 कहाँ पे आया सर, निम्नतम बिंदु पर आया, है ना। mg माइनस T1 कहाँ आया, निम्नतम बिंदु पर आया। और mg प्लस T2 कहाँ आया सर, उच्चतम बिंदु पर आया, है ना, उच्चतम बिंदु पर आया। तो आप ऑप्शन को मैच करेंगे सर, है ना, ऑप्शन को मैच करेंगे। mg प्लस T2 mg माइनस T1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही है। और क्यों सही है आप रीजन यहाँ पे लिख लीजिए जो मैंने कराया, यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, विकल्प फर्स्ट सही है भाई साहब, है ना। जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाइए, क्वेश्चन की भरमार लगी हुई है, है ना। बहुत क्वेश्चन करने हैं भाई साहब, अभी बहुत क्वेश्चन करने। चलिए बोलो हो गया कि नहीं, जल्दी से बोलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, है ना, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन आ गया भाई साहब। आइए, है ना, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा सर, है ना, मजा आएगा। चलो अब देखो, 1000 द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है ना। बोल रहा है चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान 300 kg है, निम्नलिखित बलों का परिमाण व दिशा बताइए। चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल, चारों ओर की वायु द्वारा हेलीकॉप्टर की रोटर क्रिया, ठीक, और चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर। अच्छा, इन दोनों को देखने से एक ही बात समझ में आ रही है ना, मेरे को इन दोनों को देखने से एक ही बात समझ में आ रही। पहला तो छोड़ो, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखने से बेटा एक बात मेरे को समझ में ये आ रही है कि चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर की रोटर की क्रिया, ठीक है, मतलब जितना बल रोटर की क्रिया में लगेगा, है ना, जितना बल भाई साहब रोटर की क्रिया में लगेगा उतना ही बल वायु के कारण ही, है ना, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के, है ना। मतलब मान लिया सर ये हेलीकॉप्टर का पंखा है, मान लिया, बोल रहे इधर जो ये वायु पर बल लगा रहा है ना। अब पूछ रहा है इसमें कि वायु के कारण, मतलब वायु इस पे कितना लगा रहा है, तो भाई न्यूटन का नियम फॉलो होगा कि नहीं होगा, बोलो न्यूटन का नियम फॉलो होगा कि नहीं होगा। ये जितना बल इस पे लगाएगा वो उतना बल इस पे लगाएगा। तो आंसर अपने को पलक झपक के आना है भाई साहब, है ना, आंसर अपने को पलक झपक के आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोलो। इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई, मतलब दो को देखने से सर आइडिया लग गया, दो को देखने से आइडिया लग गया कि हमको एक सॉल्व करना है, दूसरा हमको नहीं सॉल्व करना, सर आंसर दे देंगे कि न्यूटन का नियम लागू हो रहा है, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे उस चीज को सीखते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है कि सबसे पहले यार एक हेलीकॉप्टर, है ना, चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल, ठीक। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा सर, एक हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, ठीक है, जनरली थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो नोट कर लो, है ना। आपको हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे लिखते चलेंगे, है ना। यहाँ पे दिया है सबसे पहले हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान लिख लो, हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान, हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान सर कितना दिया है, इसको मैं m1 मान ले रहा हूँ, 1000 किलो दिया है, है ना। और असेलरेशन दिया है सर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोला चालक दल तथा यात्रियों की सन्हति, है ना, चालक दल मतलब पायलट और यात्री, है ना, यहाँ पे लिख लो चालक दल एवं यात्री का द्रव्यमान, चालक दल एवं यात्रियों का द्रव्यमान, इसको सर m2 मान लो। ये कितना दिया है, 3000 kg दिया है, कितना दिया, 3000 kg दिया है ना, 300 kg दिया, 3000 नहीं 300 kg, है ना, नहीं तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, है ना, 300 kg दिया, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित अविलंब प्रतिक्रिया, पहली बात पूछा है भाई साहब, है ना, चालक दल और यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित अविलंब प्रतिक्रिया, ठीक। अगर मान लो
पहले की तरफ चले तो सर ये हेलीकॉप्टर होगा कोई, मान लेते हैं, है ना, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर होगा, ये जनरली ऐसा ही होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। और यहाँ पे यात्री बैठे होंगे, है ना, ये हेलीकॉप्टर लग रही है, नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, मान लो है, फिजिक्स में मान लिया तो जान लिया, ठीक। अब मान लेते यहाँ पे यात्री बैठे होंगे, है ना, यहाँ पायलट बैठा होगा, यहाँ यात्री बैठे होंगे, ठीक। तो हमको ये बात पता है कि यात्री उतना ही बल लगाएगा किस पे, फर्श पे, तो उतना ही बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर भी ऊपर लगेगा। तो मतलब जो चालक दल एवं यात्री का द्रव्यमान था सर वो m2g था। क्या था? चालक दल एवं यात्री का जो द्रव्यमान था वो कितना था बेटा? m2g था। और इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगा वो आर ऊपर की तरफ लगेगा। अगर हम जनरली देखें कि जो चालक दल एवं, भाई देखो ये हेलीकॉप्टर की फर्श है और यहाँ पे जितने भी पैसेंजर बैठे हैं ना, तो फर्श पे जितना बल लगाएंगे, याद करो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जितना बल फर्श पे लगाएंगे फर्श भी उतना ही अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लगाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यही जो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया आर हो गया सर ऊपर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा m2g। मतलब हमने क्या माना था, चालक दल यात्रियों का द्रव्यमान m माना, तो इसका भार कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। और बोला जो असल रेशन है ऊर्ध्वाधर सर इधर है। बोलिए असल रेशन जो है किधर है? ऊपर की तरफ है। बोलेंगे भाई इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से बताइए, इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको गति का समीकरण लिखना है ना। गति का समीकरण कौन बच्चा नहीं लिख पाएगा? बता दो मेरे को, कौन ऐसा बच्चा है जो गति का समीकरण नहीं लिख पाएगा? कैसे लिखना और सिखाता हूं, है ना। आप देखो यहां से r माइनस, है ना, यहाँ पे मान लो r माइनस m2g, है ना। बोलो दोनों विपरीत क्रिया में है, बराबर क्या हो जाएगा सर? m2a। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो r बराबर सर m2g प्लस का m2a, और r बराबर ये हो जाएगा m2 कॉमन है g प्लस a। अगर आपको लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होता कि सर ऊपर जाने का केस, नीचे जाने का केस, तो आप तुरंत आंसर कर देते और बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना आंसर आएगा। पहले का देखो r ही तो पूछा था। बोलो क्या पूछा था पहले में? आर ही तो ना, आरोपित बल, है ना, चालक द्वारा, चालक दल यात्रियों पर फर्श द्वारा आरोपित बल, है ना। फर्श द्वारा आरोपित बल मतलब फर्श कितना लगाएगा, वही तो नॉर्मल रिएक्शन बताया। तो यहाँ से देखो m2 था सर 300 kg, जी रख लो 10, a दिया था 15, तो यहाँ पे बताओ 15 10 25, 300 गुणे 25, 25 क्या 7500, कितना 7500 न्यूटन का बल लगेगा सर, है ना। मतलब जो फर्श द्वारा आरोपित बल है ना, चालक एवं दल यात्रियों पर फर्श द्वारा आरोपित बल, फर्श द्वारा आरोपित बल है सर, वो कितना आ रहा है? 7500 न्यूटन है। कितना? 7500 न्यूटन है। इतनी बात क्लियर हो गई? 7500 न्यूटन, बात क्लियर हो गई। चलो अब दूसरा केस यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है। चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, है ना। रोटर क्रिया का मतलब जब हेलीकॉप्टर घूमता है ना, रोटर की क्रिया का मतलब जब हेलीकॉप्टर घूमता है तो भाई दोनों के, एक तो हेलीकॉप्टर का m1g नीचे काम करेगा और एक दल का m2g नीचे काम करेगा, और एक बार दोनों का एक्सेलरेशन, है ना, मतलब हेलीकॉप्टर का और रोटर का सब क्या क्या हो जाएगा भाई? सारी क्रिया क्या होगी? एक साथ होगी, तभी तो हेलीकॉप्टर ऊपर चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट सीखो, है ना। यहाँ पे है रोटर की क्रिया, है ना, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर, है ना। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा भाई साहब, है ना। यहाँ पे रोटर निकालना है, रोटर की क्रिया में बल, है ना, रोटर की क्रिया, दूसरा ऑप्शन, है ना, दूसरा क्वेश्चन रोटर की क्रिया ने क्या बोला सर? m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा भाई, m1g प्लस m2g, और प्लस में दोनों का एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 इंटू ए, यही तो रोटर है भाई साहब। तो यहाँ पे देखेंगे m1 कितना दिया था? 1000, है ना, और ये कितना दिया था? 300, और g यहाँ पे रख लो 10, और यहाँ पे m1 कितना है? 1000 हो जाएगा, प्लस ये 300 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है सर? 15 है। यहाँ पे 1300 हो गया, कितना हो गया? 1300 हो गया, और यहाँ पे 10 से गुणा किया 13000 हो गया, और यहाँ पे 13 हो गया और 15, है ना, यहाँ पे 1300 हो गया, गुणे 15 करो भाई, 1300 गुणे 15 करो, कितना आ रहा है? 1300 गुणे 15, 15 0 0, 15 0 0, 15 3 45, 4
15 एकम 15 4 60 है ना, 60,500 कितना आ रहा है भाई साहब, है ना। यहाँ पे कितना आएगा 60,500 है ना। या तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना, एक बार देख लो, है ना। 15 3 45 की 5 हासिल गए 4, 15 एकम 15 4 1300 है ना। 15 एकम 15 4 19 होगा ना, मैं 60 क्यों लिख रहा हूँ, है ना। 15 एकम 15 4 19 है ना, तो ये 19,500 प्लस 13,000 है ना। जोड़ो सर, 19,000 ये आया सर 13,000 और ये आया था 19,500 है ना। जो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो, 19,500 में 13,000 जोड़ लो, सिंपल सी बात है। 0 0 5 9 3 12 2 1 3 32,500 न्यूटन है ना। कितना बल लगेगा 32,500 न्यूटन। इतना ज्यादा बल लगाता है पंखा भाई सब, कितना पंखा इतना लगाता है। और कहाँ लगाता है, नीचे की ओर। डायरेक्शन भी पूछा ना, तभी हेलीकॉप्टर कहाँ जाता है, ऊपर। तो भाई सब कहाँ लगाएगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, नीचे की ओर लगाता है। किधर, नीचे की ओर। देख लो हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना मुश्किल काम है ना, नीचे की ओर। बात क्लियर हुई। अब तीसरा क्या पूछा था भाई, पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लो भाई। चलो हाँ, एक रफली आइडिया ले लो, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन तो हाँ सारा चीज है, जल्दी नोट करो भाई, फिर आगे करें, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। ढेर सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। चलो भाई, नोट हो गया। अब देखो तीसरी बात क्या पूछा, बोल रहा है कि चारों ओर की वायु पर, है ना, बताओ वायु भी सर कितना बल लगाएगी, है ना। वायु भी कितना बल लगाएगी, उतना ही बल विपरीत दिशा में। मैंने अभी तो समझाया सर, है ना। अगर इतना बल है ना हेलीकॉप्टर ने वायु पे लगाया तो नीचे की ओर लगाया, तो ये जो वायु है वो कहाँ लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी। बोलो ऊपर की ओर लगाएगी कि नहीं, बोले बताएंगे, है ना। बताइए क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाई हैं। क्यों, क्योंकि भाई जितना मान ले पंखे की रोटर ने उतना बल वायु पे नीचे की ओर लगाया, और आपसे यही तो पूछ रहा ना सर, चारों ओर की वायु के कारण, है ना, है ना। यहाँ पे चारों ओर की वायु पर, है ना, हेलीकॉप्टर के पंखे ने वायु पर इतना लगाया, तो वायु के कारण पंखे पर कितना लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां देखा कि बल सर नीचे की ओर लग रहा था, किधर लग रहा था, नीचे की ओर। बताओ उतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा, तो यहां लिख लेना आंसर न्यूटन के नियम अनुसार, है ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, यहां पे लिख लेंगे आंसर कि सर न्यूटन के नियम अनुसार उतना ही बल, यहाँ पे लिखेंगे तीसरे में न्यूटन के नियम अनुसार, है ना, न्यूटन के नियम अनुसार उतना ही बल, है ना, उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा, उतना ही बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, उतना ही बल ऊपर की ओर कार्य करेगा भाई साहब। चलिए नोट करेंगे, ये रहे तीनों आंसर, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है भाई साहब, जल्दी नोट करेंगे। चलिए भाई आइए देखते हैं, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5.28 भाई साहब। बोल रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से 36 प्रवाहित कोई जलधारा 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा यह मानते हैं कि जलधारा टकराने पर वापस नहीं लौटती। दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, है ना, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। बल क्या हो जाएगा भाई साहब, सिंपल सी बात है, यहाँ पे परिवर्तन की बात कर बोला। सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, गिवन वैल्यू नोट करो, आइडिया निकलेगा। बोला कि सर वी दिया है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या दिया है 15 मीटर पर सेकेंड दिया है, और ए दिया है सर यहाँ पे कितना 10⁻⁻2 मीटर बाहर निकलती है, और समीप किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से, मतलब यहाँ से जल निकल रहा है और यहाँ पे कोई दीवार टकराती है, टकराने के बाद मानते हैं कि वापस न लौटे, तो दीवार पर आरोपित, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था न्यूटन के, एक मिनट सॉरी, दूसरे नियम, ठीक है, कौन याद कर रहा है पता नहीं, dp/dt, ठीक।
ठीक, dp बाई क्या हो जाएगा dt। तो बोला प्रति सेकंड निकाल लेंगे सर, ये 1 हो जाएगा, है ना, मतलब संवेग निकालना है। क्या निकालना, संवेग। भाई f बराबर dp बाई dt होता है, तो यार p बराबर m इंटू वी, है ना। v तो दिया हुआ है, v दिया है सर कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आ रही है ना, बात ये आ रही कि सर m कैसे निकाले, बात ये यहीं पे फंस गई सर, m कैसे निकाले, m कैसे निकाला जाए। तो m को निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आइए देखते हैं। एक बात आपको पता है कि जल का घनत्व, है ना, जल का घनत्व कितना होता है भाई साहब, जल का घनत्व 10 की पावर 3, बोलिए जल का घनत्व सभी प्यारे बच्चों को पता है कितना होता है सर, 10 की पावर 3 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जल का घनत्व 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अब आपको फार्मूला पता है ना, कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। बोले इतनी सी बात आपको पता होगी सर, घनत्व बराबर आयतन। सर द्रव्यमान की रिक्वायरमेंट थी अपने को, तो यहाँ से सर मैं अगर द्रव्यमान बराबर मान लूं तो ये क्या हो जाएगा सर, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। बोलिए ये क्या हो जाएगा सर, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। और घनत्व तो अपने को पता है जल का, मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में भी शायद दिया होगा कि सर जल का घनत्व 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना। लेकिन बात आ रही सर आयतन कैसे निकाले, है ना, आयतन कैसे निकालें। तो यार मान लो ये कोई धारा है ना, बोल रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे देखो भाई, है ना, बोला जल धारा इतने अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है ना, और जब वो नली से बाहर निकल रही है, ये दिया है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर से, और वेलोसिटी दी है सर कितना, 15 मीटर पर सेकंड दिया है, क्या सही है ना, क्वेश्चन में देखो 15 मीटर पर सेकंड दिया है। तो आयतन कैसे निकालेंगे सर, है ना, आयतन का एक ही फार्मूला है कि अनुप्रस्थ काट गुणे वेग, है ना। आयतन का एक ही तरीका यहाँ पे बन रहा है मेरे पास कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा बेटा, वेग हो जाएगा, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट हो जाओ मुन्ना, आप देखिएगा मतलब कहानी में ट्विस्ट, है ना। यहाँ से कितना आएगा, अनुप्रस्थ काट दिया सर 10 की पावर -2, वेग दिया है 15, यहाँ हो गया सर 15 गुणे 10 की घाते -2 मीटर क्यूब। आयतन मिल गया, है ना, आयतन मिल गया भी, ठीक। अब आयतन मिल गया सर, अपने को द्रव्यमान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ रख दो, घनत्व होता है 10 की पावर 3, ये 15 गुणे 10 की घाते -2 आया, है ना। यहाँ पे 150 केजी कितना आ गया सर, 150 केजी आ गया द्रव्यमान, कितना आया 150 केजी आ गया, ठीक है। और जब द्रव्यमान सर 150 केजी आ गया तो आपसे क्या पूछा था, बल, है ना, बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड संवेग परिवर्तन, क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड संवेग परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे सर dp बाई dt मतलब mv हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे m कितना दिया था 150 आ गया, v दिया था 15, तो 15 50 कितना हो जाएगा, 15 0 0, 15 50 75 की 5 हासिल गया 7, 15 एकम 2250 न्यूटन, कितना आएगा सर 2250 न्यूटन आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2250 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना 2250 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था। तो जल्दी से नोट करेंगे सर, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पदार्पण करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बहुत ही जल्द आने वाला ही था, लेकिन मैं ला दिया, ठीक है। चलिए भाई आइए, वाह भाई वाह, है ना, ऐसा लग रहा है कि है ना प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, सिक्का कॉइन आ गया, ठीक है। चलो लेकिन फिजिक्स है भाई साहब, है ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। बोला सर किसी मेज पर, है ना, 1-1 रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान m है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति पर बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए, है ना। हाँ, बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए। बोला 7वें सिक्के नीचे गिरने पर उसके ऊपर सभी सिक्कों के कारण बल, है ना, उसके ऊपर रखे
सभी सिक्कों के कारण बल, है ना। बोला कि कितने कुल सिक्के थे, 1-1 रुपए के 10 सिक्के थे भाई, है ना। देखो एकदम आसान है, इसमें मेरे को कुछ बताना ही नहीं है ना, इसमें मेरे को कुछ बताना ही नहीं है, ठीक। आप ही देखो भाई, 1-1 रुपए के 10 सिक्के थे, ऐसे एक के ऊपर एक रखे थे, है ना, ऐसे कुछ रखे रहे होंगे, एक सिक्के, है ना, 1-1 रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया, ठीक। ऐसे करके बेटा 10 सिक्के मान लेते हैं, इधर मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मान लो इस तरह करके आपके पास 10 कॉइन, ठीक। एक कॉइन ये था, उसके ऊपर ये था, ठीक। फिर उसके ऊपर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऐसे हो गया 8 मान लो, 9 और 10, ठीक है। अब इस तरह के 10 सिक्के एक के ऊपर एक रखे गए थे, ठीक। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या था, पहला 7वें सिक्के नीचे गिरने पर उसके ऊपर सभी के कारण बल, है ना। भाई सब देखो, 7वां सिक्का जब गिरा होगा, है ना, तो यहाँ देखो 1 है, 2 नाम दे दो, 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, एक और बच्चा बना लो, ये 10 हो गया, है ना। ये 10 सिक्के थे अपने पास। अब बोलो ये 7वां गिरा होगा, ठीक है। यहां से जब 7वां गिरा, ठीक, जब 7वां गिरा तो बोल क्या रहा है, उसके ऊपर, है ना, रखे सभी सिक्कों के कारण बल। भाई साहब 7वां जब गिरा तो इसके ऊपर कितने सिक्के थे? 3 सिक्के थे। अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई साहब mg इधर नीचे काम करेगा, बोलो भाई 3 सिक्के बच गए, 1 2 और 3 बच गए। मान लो ये m1 है, ये m2 है और ये क्या है, m3 है। तो भाई इधर जो r होगा, है ना, यहाँ जो R होगा ऊपर लगेगा, लेकिन इस पे जो बल होगा वो भाई नीचे लग रहा है, नीचे के कारण पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कुल बल होगा, है ना, कुल बल जो होगा सर वो कितना आएगा बताओ। यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3 और g सबसे ले लो कॉमन, और आपको दिया है कि प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान m है। शायद क्वेश्चन में प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान कितना है, m है। तो यहाँ से जो आपका आंसर फाइनल लॉक होगा सर m प्लस m और ये g, बताइए ये कितना हो जाएगा, 3mg, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, नीचे की ओर। किधर काम करेगा, नीचे की ओर। बताओ क्या ये पहले क्वेश्चन को एकदम आसानी से किया जा सकता था, है ना, पहले क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। चलो भाई दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के के द्वारा आरोपित बल। वाह भाई वाह, 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के के द्वारा आरोपित बल, है ना। अब मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के के द्वारा आरोपित बल। तो आप यार ये देखो 8वां सिक्का ये है ना, 8वां सिक्का ये है और आपसे 7वें सिक्के की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे 7वें सिक्के पर बल की बात देखो, 7वें सिक्के पर बल, है ना, 7वें सिक्के पर जब बल की बात कर रहा, आप देख रहे हैं कि 7 से पहले तो 8 का भार है ना, 7 से पहले यहाँ पे तो सर 8 का भार लग रहा है ना, और यहाँ पे 8 के ऊपर 8 पे 2 का भार लग रहा है ना। भाई 7वें पर बोला तो सिंपल से सर 3 ही भार तो ऊपर लग रहे हैं, बोलो सिंपल सा 3 ही भार लग रहा है ना। तो डायरेक्टली वही पूछना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो 7वें सिक्के पर तो पहले तो सर 8वें सिक्के का भार पता होना चाहिए, 8वें सिक्के का भार, फिर 8वें सिक्के पर 2 सिक्कों का भार, 8वें सिक्के पर 2 सिक्कों का भार, 8वें सिक्के पर 2 सिक्कों का भार पता होना चाहिए, 2 सिक्कों का भार पता होना चाहिए। बात समझ में आई? तो बताओ यहाँ पे 8वें सिक्के पर कितना भार है, mg है, प्लस यहाँ पे 2 ऊपर है तो सर 2mg हो जाएगा। तो योर आंसर 3mg कहाँ पे सर, नीचे की ओर, कहाँ पे, नीचे की ओर। बोले क्या ये बात समझ में आई? चलो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन भाई, है ना, तीसरा बोला कि 6वें सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया,
वाह भाई, छठवें सिक्के पर सातवें सिक्के की प्रति, नहीं कुछ उल्टा पढ़ दिया लग रहा है, छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया, है ना, छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया। भाई देखो सिंपल सी बात है मेरे, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना और आंसर को पलक झपकते हो, है ना, छठे सिक्के पर सातवें, है ना, तो भाई साहब 6 के ऊपर कितने हैं, अगर जनरली देखो तो 6 के ऊपर सिर्फ 4 हैं, तो सबसे पहले भाई भार तो कितना हो रहा है, भार कितना हो रहा है छठे सिक्के पर, भार 4 mg। अगर हम यहाँ से जनरली देखें सर छठे सिक्के पर भार कितना हो रहा है 4 mg न्यूटन, और लेकिन आप देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया होगी वो भार के विपरीत होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर -4 mg न्यूटन। बोलो क्या इस क्वेश्चन में कोई दम था, बोलो इसको तो और आसानी से किया जा सकता था। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे कि पहले हम छठवें सिक्के पर भार निकाल लें, है ना, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है पहले तो हम छठे सिक्के पर भार निकाल लो, छठे सिक्के पर भार निकाल लो, कितना आ गया 4 mg आ गया नीचे और, है ना, 4 mg न्यूटन नीचे की ओर आ गया। लेकिन हमको पता है कि प्रतिक्रिया क्या होती है, भार के विपरीत, है ना, प्रतिक्रिया भार के विपरीत होती है, भार के विपरीत होती है ना, भार के विपरीत होती है, तो यहाँ पे सर विपरीत होगी तो ऊपर काम करेगा 4 mg न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इस बार कहाँ हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। बोलो क्या यही क्वेश्चन में पूछा गया था, बोलेंगे भाई क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि नहीं पूछा गया था, जल्दी से नोट करेंगे फिर चलते हैं, है ना, हाँ -4 mg। चले भाई ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है एक बार मैं क्वेश्चन को देखना चाहूँ, है ना, छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर, है ना, तो जब छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर बोला है ना तो इधर नीचे की ओर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, अगर टोटल अब अभिलंब प्रतिक्रिया पूछता तो एकदम आसान था। ठीक, तो पहले तो आप क्या निकालते, ऐसे भी कर सकते हो सर, सातवें सिक्के के ऊपर कितने हैं, ठीक है, कितने दिख रहे हैं आपको, है ना, तो छठे सिक्के पर कार्यरत बल और प्लस सातवें सिक्के पर, है ना, 4 सिक्कों का भार। ठीक है, चलिए भाई नोट करेंगे इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5.29 हो गया सर, 5.30 है ना, 5.30। चलिए, कोई वायुयान अपने पंखे को क्षैतिज से, है ना, कोई वायुयान अपने पंखे को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्षैतिज लूप पूरा करता है, लूप की त्रिज्या क्या होगी। वाह भाई वाह, मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थीटा कितना दिया 15, है ना, बोल रहा है कि कोई वायुयान अपने पंखे को, है ना, कोई वायुयान अपने पंखे को 36 से 15 डिग्री मोड़ रहा है और इसको मोड़ते हुए एक लूप पूरा करता है ना, लूप पूरा करता है। ठीक, और 15 डिग्री दिया है, तो जब लूप पूरा करता है तो ये लूप की त्रिज्या कितनी होगी, यही पूछा हुआ, लूप की त्रिज्या कितनी होगी। याद करो कुछ कॉन्सेप्ट, है ना, याद करो कुछ कॉन्सेप्ट भाई साहब, है ना, यहाँ पे 2 घटक हो जाते थे, है ना, 2 घटक क्या होते थे, इधर r cos थीटा था, इधर क्या था mg था, और सेंटर की तरफ क्या लग रहा था r sin थीटा था। तो r sin थीटा सर क्या प्रदान कर रहा था, अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा था mv²/r, और यहाँ पे r cos थीटा सर क्या भार को संतुलित कर रहा था, mg हो जाएगा, है ना, r cos थीटा किसको, भार को संतुलित कर रहा था, दोनों को डिवाइड कराए थे सर हम लोग, है ना, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या मिला था v²/rg, है ना, और यहाँ से rg बराबर क्या होगा v²/tan थीटा, है ना, v²/tan थीटा, और r की वैल्यू आपसे पूछा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होता तो आप आंसर कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद होता तो आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, और tan 15 की जहां जरूरत पड़ेगी वहां 0.2679, है ना, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हिंट, tan 15 की अगर जरूरत पड़ेगी तो 0.2769 वैल्यू रखेंगे क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, v दिया 720, है ना, v दिया है 720, तो लिखते चलो, थीटा हो गया सर कितना, थीटा दिया है 15 डिग्री, v दिया है 720, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, v मिल गया,
और जी तो आपको पता है सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला सर tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। बताओ क्या यहाँ से कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ दूं, यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन है ना, ये हो जाएगा जी इंटू tan थीटा, है ना। बोलो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 हो गया, जी रख लो 10 और tan 15 मतलब 0.2769। लोग क्या यहाँ पे आर में आपके लिए छोड़ सकता हूँ, आप कमेंट करके आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए भाई साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग भाई, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, ठीक। चलिए भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, देख रहे हैं एडिशनल में भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं ये नोट कर लिया होगा आपने। आइए 5.31 भाई सब लाजवाब क्वेश्चन तो दे रहा है इस बार, ठीक है। कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी का द्रव्यमान 10⁶ kg है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है, इंजन अथवा पटरी। तो भाई साहब पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होगा, ना। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं, है ना। एक बार आप ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, शायद मैं इसको डिस्कस करा चुका हूं भाई साहब, है ना। चलिए हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने इसको याद होगा कि भाई साहब ऐसा जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो पहियों और पटरियों के पार्श्विक बल से मिलता है ना। आपको अगर याद होगा कि ये जो पूछा है कि रेलगाड़ी बल आवश्यक कौन प्रदान करेगा, तो आपको याद होगा सर हमने क्या बताया था कि पटरी द्वारा पहिए पर लग रहा पार्श्विक बल के कारण, है ना। पार्श्विक बल के कारण ही आपको ये क्या है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान होता है, ठीक। इतनी बातें मैंने आपको और ये सेम क्वेश्चन भी कराया था, ठीक। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि बोल रहा है कि ढाल कोण कितना होगा, ठीक है। ढाल कोण कितना होगा तो सिंपली आर दिया है इस बार सर, कितना 30 मीटर दिया है। आर कितना दिया सर 30 मीटर, वी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसको मान लो 5/18, तो ये कितना हो गया सर 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। और रेलगाड़ी का द्रव्यमान एम दिया है सर कितना 10⁶ दिया है। और बोल रहा है कि थीटा बताइए, है ना, ढलाव कोण बताइए, अभी तो निकाला था tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। बोलो भाई v कितना है 15 का स्क्वायर, है ना। 15 इंटू 15, आर कितना है 30 और जी रख लो 10। यहाँ पे देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, है ना। 2 धाम में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15/20, है ना। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15/20, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 15/20, ये आपका थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। सॉल्व करेंगे कोई वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू आपको सॉल्व करने पे जब इसको सॉल्व करोगे 15 पॉइंट लोगे तो आपको लगभग 37 डिग्री के आसपास आएगा, है ना। थीटा जो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा उसे 37 डिग्री के आसपास मिलेगा। बोलो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सेम फॉर्मेट पे जो यहाँ फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आर पूछा था, यहाँ थीटा पूछा है और आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। तो चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। बाकी के बचे कितने क्वेश्चन है भाई सब, यहाँ पे देखो 5.31, 32, 33, 34, 36, 37 और ये 40, मतलब 40 क्वेश्चन, अभी 40 क्वेश्चन तक हैं और हमने 31 तक कर लिया, मतलब 9 क्वेश्चन बचे हैं सर। 9 क्वेश्चन को अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो अगली क्लास में 9 क्वेश्चन कवर करेंगे। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कर दिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन का सेक्शन अलग अलग है, आपको सारे देख रहे हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई अभी तक एक्सरसाइज करते आ रहे थे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल मतलब जो एडिशनल थे उसमें बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा यार इसको भी तो कराना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू, टाटा और बाय बाय।